Good morning to all of you. Once again, we have come in the historical romantic stories segment 9. इस सेगमेंट में हम लोग चर्चा करेंगे हिस्ट्री ऑफ रजिया सुल्ताना. एज यू नो दैट शी वाज द फर्स्ट लेडी इम्प्रेस ऑफ दिल्ली सल्तनत and as well as she was the first lady empress of the Islamic world. She was very famous, very popular and very talented empress of the Sultanate era. She was the daughter of Iltutmish, who was also one of the great emperors of Indian history. चर्चा करते हैं रजिया सुल्ताना की. रजिया सुल्ताना दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी. दिल्ली सल्तनत शब्द का पहली बार प्रयोग हसन निज़ामी ने ताजुल मासिर में किया है. याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत शब्द पहली बार इसका प्रयोग हुआ है हसन निज़ामी के ताजुल मासिर में. और यह प्रथम ग्रंथ है जिसने दिल्ली का इतिहास गजनी से अलग करके स्वतंत्र रूप से लिखा है. ओके, दूसरी बात पे आते हैं. रजिया इस वंश की प्रथम शासिका हुई दिल्ली सल्तनत की. दिल्ली सल्तनत में कुल मिला के 5 राजवंश हुए हैं, जिसमें से पहला है गुलाम वंश या ममलूक वंश, दूसरा है खिलजी वंश, तीसरा है तुगलक वंश, चौथा है सैयद वंश और पांचवा है आपका लोधी वंश. इनमें सबसे ज़्यादा शासन तुगलक वंश ने किया है और सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजियों ने. ओके, इसमें पहली शासिका पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो पहली शासिका रजिया हैं. यदि पूरे भारतीय इतिहास की अगर बात करें तो पूरे भारतीय इतिहास में जो पहली महिला शासिका के रूप में मानी जाती हैं उन्हें जाना जाता है रानी नागानिका. रानी नागानिका जो हैं यह सातवाहन वंश की महत्वपूर्ण रानी थी. ये सातकर्णी प्रथम की रानी थी और यह प्रथम रानी है भारतीय इतिहास की जिनका चित्र हमको सिक्कों पर प्राप्त होता है. ठीक है, और इन्हीं का एक अभिलेख है नानाघाट अभिलेख, जिसमें भूमिदान का भी प्रारंभिक उल्लेख मिलता है. ठीक है, तो एक हो गया प्रथम रानी है भारतीय इतिहास की. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. पूरे भारतीय इतिहास में सबसे ज़्यादा महिला शासिकाएं अगर किसी वंश में हुई हैं, यूजीसी का क्वेश्चन है, तो वह है आपका चालुक्य वंश. चालुक्यों में सर्वाधिक महिला शासिकाएं हुई हैं. ओके, अब आते हैं हम लोग दिल्ली सल्तनत की फिर चर्चा करते हैं. सल्तनत के एरा में जो रजिया का इतिहास है यह एक तरफ रोमानियत लिया हुआ है, तो एक तरफ इसमें बहुत सारा ट्रेजिडी भी हमको देखने को मिलता है. तो यह ट्रेजिडी और रोमांस दोनों का एक मिक्सचर है. इसकी चर्चा करेंगे. रजिया के अगर स्रोत की चर्चा करें, पहले देखते हैं स्रोत. तो रजिया के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण जो स्रोत मिलता है वह आपके हैं मिनहाजुस सिराज, जिन्होंने तबकाते नासरी नामक ग्रंथ लिखा है. हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड है, जिसमें जो नासरुद्दीन महमूद को समर्पित है, इसीलिए इसका नाम रखा गया था नासरी. तो यह जो मिनहाज सिराज का ग्रंथ है तबकात नासरी मिनहाज सिराज का ग्रंथ है. इस ग्रंथ से हमको रजिया के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है. तो रजिया के संदर्भ में बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है. ओके, और एक ग्रंथ और लिखा गया है आगे चल के. ठीक है, वह है तबकाते अकबरी. ठीक है, तबकाते अकबरी वह अलग है, ये तबकाते नासरी है. ठीक है, इसे लिखा था निज़ामुद्दीन अहमद ने. आगे चर्चा करेंगे. तो पहला दूसरा है फरिश्ता है. फरिश्ता ने तारीख फरिश्ता नामक ग्रंथ लिखा है. तारीख फरिश्ता से भी हमको रजिया के बारे में जानकारी मिलती है. तो दूसरा स्रोत आपका हो जाएगा तारीख फरिश्ता. एंड थर्ड वन विल बी रिलेटेड टू इसामी, जिन्होंने बड़ा फेमस ग्रंथ लिखा है फुतूह सलातीन. यह आपका ग्रंथ है इसामी का फुतूह सलातीन. यह पहला ग्रंथ है जिसमें चरखा का प्रयोग मिलता है. तो चरखे के बारे में पहली जानकारी कहाँ मिलती है? फुतूह सलातीन में. ये भी क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं. और अभी आगे चर्चा करेंगे. इसामी ने रजिया को चरखा चलाने की सलाह दिया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. और इसके अगले क्रम पे आते हैं आपके इब्न बतूता जो मोरक्को के थे, अफ्रीका के मोरक्को के थे. और इन्होंने मोरक्को के ये तंजियर से बिलोंग करते थे. ये आपके इन्होंने
1325 से अपनी यात्रा शुरू किया था और 1333 में मोहम्मद तुगलक के समय में ये भारत आए थे। और भारत में कुल मिला के लगभग 14 वर्ष तक रहे थे और पहली बार सिंध में आए थे। यह स्थल मार्ग से ऊँट के द्वारा तीर जो एरोज होते हैं, तीर लेके उसके व्यापारी के रूप में यहाँ पे आए थे। इनका जो यात्रा वृत्तांत है वह उसमें 138 देशों का उल्लेख मिलता है, दैट इज नोन एज रेहला। रेहला जो है, इसका अगर पूरा कभी नाम पूछे तो बड़ा टफ है, बहुत बड़ा है, बता दे रहे हैं। तो आपके इब्न बतूता की किताब का नाम है रेहला, जो इनकी यात्रा वृत्तांत है। जो इसका मूल नाम है तुहफत उल नज्जार, इसका मूल नाम है तुहफत उल नज्जार, तुहफत उल नज्जार फिगराइल अल अमसार व अजायब अल अफसार, ये इनके ग्रंथ का पूरा नाम है आपका रेहला का। ठीक है, रेहला कई दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ग्रंथ है भारतीय इतिहास की जानकारी के लिए, उसकी चर्चा कभी फिर करेंगे, आगे देखते हैं। अगर आधुनिक इतिहासकारों में देखें तो ये तो समकालीन कंटेम्प्रेरी या उनके थोड़े बाद के आसपास के हैं। और अगर हम आधुनिक सोर्सेज की बात करें उसमें सबसे फेमस है आपके हबीबुल्ला की बड़ी फेमस किताब है दिल्ली सल्तनत पे, जिसका नाम है दिल्ली, जो आपका ग्रंथ है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। की किताब का नाम है फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया। इसे कहते हैं भारत में मुस्लिम शासन की बुनियाद, भारत में मुस्लिम शासन की बुनियाद। ठीक है, तो ये इनकी बड़ी फेमस ग्रंथ है। एक है आपके आधुनिक इतिहासकारों में ईश्वर टोपा, के निजामी, सतीश चंद्रा आदि। इन लोगों ने भी सल्तनत काल पे काम किया है और रजिया के संदर्भ में महत्वपूर्ण जानकारी उन्होंने उपलब्ध कराई है। ठीक है, अभी इन सबकी चर्चा करेंगे जहाँ जहाँ अप्रोप्रिएट होगा। आते हैं रजिया पे। रजिया जैसा कि आप जानते होंगे कि दिल्ली सल्तनत में जब इल्तुतमिश शासक हुए थे 1211 से लेकर 1236 में उनकी मृत्यु हुई। और 36 में अपनी मृत्यु के समय इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम, दासों का दास भी कहा जाता है, जो इलबारी तुर्क थे। इल्तुतमिश की जब मृत्यु हुई तो इल्तुतमिश ने पहले ही क्या कर दिया था, उन्होंने अपना उत्तराधिकारी पहले रजिया को घोषित कर दिया था। और रजिया की घोषणा उन्होंने जब ग्वालियर विजय करके आए थे, ग्वालियर विजय करके जब आए थे तो उन्होंने क्या किया, इसी अभियान के बाद ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर से उन्होंने क्या किया, उन्होंने रजिया के उत्तराधिकारी के संदर्भ में उन्होंने एक लेटर जारी कराया। ठीक है, तो रजिया के उत्तराधिकारी के संदर्भ में जो लेटर जारी हुआ है वह जारी कराया गया था कब, ग्वालियर विजय के बाद। समझिएगा कब, ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने और यहीं से जो ग्वालियर से जो सिक्के ढाले जाते थे, इन्हीं सिक्कों पे पहली बार रजिया का नाम मिलता है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है यूजीसी का, याद रखिएगा। ग्वालियर से, और ग्वालियर से जो टंका जारी हुआ था चांदी का, इसी टंके पे रजिया का नाम है। तो टंका और जीतल चलता था, टंका चांदी का और जीतल आपका तांबे का होता था। ठीक है, जो टंका था इसी पे हमको रजिया का नाम अंकित मिलता है, और वह किसका है, चांदी का। पहले तो और सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी कॉइन्स पे उस टकसाल का जो नाम लिखा गया है वह भी पहली बार ग्वालियर टकसाल ही है। तो ग्वालियर टकसाल का नाम भी पहली बार टकसालों में उल्लेखित मिलता है, जहाँ से सिक्के जारी होते थे। तो इन्होंने क्या किया, इल्तुतमिश ने इसके पश्चात, ग्वालियर विजय के पश्चात उन्होंने ताजुल मुल्क मोहम्मद दबीर के द्वारा उन्होंने रजिया को उत्तराधिकारी संबंधित एक घोषणा प्रोक्लेमेशन जारी कराया था, एक लेटर बनवाया था। लेकिन क्या हुआ कि उनकी मृत्यु के पश्चात
पश्चात जो तुर्कानी चहलगानी था जिसका फॉर्मेशन और ऑर्गेनाइजेशन जो था वह इल्तुतमिश ने किया था। और खासकर उस समय जो कुतुबी अमीर थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के अमीर थे कुतुबी अमीर, और जो मोहम्मद गोरी के अमीर थे जिसे कहते हैं मुइज्जी। तो ये जो मुइज्जी और कुतुबी थे उनके प्रभाव को कम करने के लिए और सत्ता को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन कुतुबी और मुइज्जियों से अलग एक गैर तुर्की वर्ग मतलब है इनसे अलग एक जो अन्य तुर्की वर्ग थे, गैर तुर्की वर्ग थे, उन्होंने क्या किया, एक संगठन बनाया। ठीक है, संगठन बनाया और ये कहलाए तुर्काने चहलगानी, जिसे कहते हैं 40 अमीरों का दल, तुर्काने चहलगानी जो है, जो तुर्कानी चहलगानी है, यह बहुत तेजी से विकसित हुआ और आगे चल के सत्ता की बागडोर इसके हाथ में आ गई। और इल्तुतमिश के पश्चात इतना ज़्यादा प्रभावशाली हो गया कि स्वयं इल्तुतमिश के ही बातों को इन्होंने क्या किया, रिफ्यूज़ कर दिया और उसके उनकी मतलब इच्छाओं का सम्मान न करते हुए उन्होंने रजिया के स्थान पर रुकनुद्दीन फिरोज़ को गद्दी पर बैठा दिया। तो इसके बाद गद्दी बैठ गए रुकनुद्दीन फिरोज़ जो थे वे लगभग मई 1336 पे गद्दी बैठे थे और नवंबर 36 तक आपके चले थे। लगभग 4-5 महीने का इनका शासनकाल रहा। और यह जो थे पूरी तरह से अयोग्य आदमी था रुकनुद्दीन फिरोज़। और रुकनुद्दीन फिरोज़ तो यह पूरी तरह से अयोग्य था, इसीलिए इस समय इसे कहा गया है विलास प्रिय जीव। इसको कहा गया है विलास प्रिय जीव अपनी अयोग्यता के कारण। इसकी जो माता थी बड़ी फेमस थी, जिनका नाम है शाह तुर्कान। फेमस इनको ज़्यादातर हम लोग पॉपुलरली नून एज शाह तुर्काना कहते हैं, लेकिन इनका नाम था खुदा बंदे जहाँ शाह तुर्कान। इनकी माता का नाम था खुदा बंदे जहाँ शाह तुर्कान, जिसे आप कहते हैं शाह तुर्काना, माता शाह तुर्काना, ये कहलाती हैं शाह तुर्काना के रूप में बड़ी फेमस हुई। और यह पूरे सल्तनत के इतिहास में पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने शासन सत्ता को कंट्रोल किया और शासन सत्ता को नियंत्रित करने का प्रयास किया। और पहली बार सत्ता पे इन्हीं का नियंत्रण देखने को भी मिलता है। यद्यपि कभी शासिका नहीं बनी, लेकिन सत्ता पे पहली बार अधिकार की जो प्रवृत्ति थी वह यहीं हमको खुदा बंदा तुर्काना में देखने को मिलता है। ओके, कहा जाता है कि इनकी अयोग्यता के कारण ही, रुकनुद्दीन फिरोज़ की अयोग्यता के कारण ही जगह जगह बहुत सारे जगह पे विद्रोह हो गया। और अंततः इस विद्रोह को जब दबाने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज़ सल्तनत से बाहर जाते हैं, उसी दौरान रजिया ने क्या किया, लाल वस्त्र पहन के जनता के सम्मुख आती हैं और रजिया ने जनता से अपने शासक के प्रति की गई वफादारी और उसके प्रति जो उनका प्रॉमिस था उसको कीप करने के लिए, उसको निभाने के लिए उन्होंने उनको अपनी ओर प्रोत्साहित किया, अपनी ओर मिलाया। और जनता ने क्या किया, उस विद्रोह में रजिया का साथ दिया और अंततः रजिया जो है गद्दी पे बैठ गई और बाद में रुकनुद्दीन फिरोज़ और उनकी माता की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये आपका पहले फिरोज़ और शाह तुर्काना कैद किए गए, फिर हत्या कर दिया गया। तो कुल मिलाकर रजिया गद्दी बैठ गई। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आया हुआ है कि रजिया ने कौन सा वस्त्र पहना था, तो रजिया ने लाल वस्त्र पहना था, जो न्याय की मांग करने वाले लोग पहनते थे। ठीक, अब आते हैं एक शासिका के रूप में रजिया का जो इतिहास है उसको देखते हैं। रजिया का मूल नाम था हफ्सा मोइन। और रजिया ने क्या का पूरा नाम था जलालात उद्दीन रजिया। इनका मूल नाम था जलालात उद्दीन रजिया और इनकी उपाधि थी उम्दत उल निस्वा। रजिया की उपाधि थी उम्दत उल निस्वा। ठीक, और प्रारंभिक नाम था, इनका मूल नाम था हफ्सा मोइन। ठीक, रजिया पे आते हैं। फिर कहा जाता है कि रजिया जब शासिका बनी तो शासन में यद्यपि तुर्कानी चहलगानी था, 40 तुर्कों का दल था, अमीरों का दल था, उन लोगों ने लगातार इनका विरोध किया। तो रजिया के प्रारंभ से ही बहुत सारी प्रॉब्लम इनके लिए होता रहा है।
हालांकि जब रजिया गद्दी बैठी तो रजिया के समय में बहुत सारे विद्रोह हुए। रजिया ने लगातार इन विद्रोहों का दबाया, चाहे बदायूं के हों, मुल्तान के इक़्तिदार हों, ठीक है, आदि। लेकिन बाद में रजिया ने क्या किया कि बदायूं और मुल्तान के इक़्तिदारों को मिला लिया और जो अन्य लोग थे, ठीक है, अन्य लोग थे, उनके विद्रोहों को उसने दबा दिया। तो शुरुआती दौर में रजिया को सफलता मिलती है। रजिया ने इसके बाद शासन प्रशासन पर ध्यान दिया, बहुत सारा काम किया, जैसे ख्वाजा मुहज्जबुद्दीन को निज़ामुल मुल्क की उपाधि दिया और उनको अपना वजीर बना लिया। इसी तरह उसने कुतुबुद्दीन हसन गोरी को उन्होंने नाइब ए लश्कर का पद दिया और नाइब लश्कर का पद का सृजन किया। हबीबुल्लाह की मान्यता है कि नाइब ए लश्कर जो सेना का नेतृत्व करता था, लश्कर मतलब होता है जब सेना मैदान जाती है तो उसको देखने के बाद नाइब लश्कर का जो पद था, कहा गया, हबीबुल्लाह कहते हैं कि इस पद का पहली बार सृजन रजिया ने ही किया है। ओके, हो सकता है। उसके बाद एक थे मलिक इख्तियारुद्दीन एतगिन को इसने अमीर हाजिब नियुक्त किया। अमीर हाजिब जो होता है वो दरबारी शिष्टाचार आज को देखता है। और एक थे जलालुद्दीन याकूत को उन्होंने अमीर ए आखुर, ठीक है, मतलब होता है अश्वशाला का प्रधान। तो इसने ये जो इख्तियारुद्दीन याकूत हैं, यहीं से इसे कहते हैं, ये है जलालुद्दीन याकूत जो थे ये अबसीनियाई थे। अबसीनिया मतलब इथियोपिया, अफ्रीका महाद्वीप के थे। तो ये इथियोपिया के थे, अबसीनियाई थे और ये मुख्यतः हब्सी जात के थे, हब्सी जनजात के थे, संबंधित थे। इनको रजिया ने अमीर आखुर का पद दिया था, जो अश्वशाला का प्रमुख होता है। आगे चल के कहा जाता है कि रजिया से धीरे धीरे याकूत का संपर्क बढ़ता गया और धीरे धीरे इंटीमेसी होती गई। और वह इंटीमेसी थी वह कहा जाता है कि धीरे धीरे वह एक लव अफेयर या प्रेम में परिवर्तित हो गया। और इसी को आधार बनाकर रजिया के व्यक्तित्व पे, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पे बहुत सारा डिफेमेशन करने का प्रयास किया गया। और रजिया को उसके लिए बहुत ज़्यादा समकालीन इतिहासकारों ने भी और आगे चल के कुछ उत्तरवर्ती इतिहासकारों ने भी उनकी व्यापक आलोचना किया। ठीक है, तो अब इसमें भी चर्चा करेंगे। जो रजिया और याकूत की कहानी को पहले देखते हैं। याकूत जो थे, अभी चर्चा किए, अबसीनिया के थे, इथियोपिया के थे। कहा जाता है कि रजिया का याकूत के प्रति समर्पण कुछ ज़्यादा ही था, लगाव कुछ ज़्यादा ही था, जिसकी काफ़ी आलोचना की गई। फरिश्ता जो है, जो तारीख़ फरिश्ता की बात हम किए थे, तारीख़ फरिश्ता में फरिश्ता कहता है कि याकूत एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो सुल्तान रजिया को घोड़े पर चढ़ते समय टेक देता था, उनकी सहायता करता था। ठीक है, और वो केवल यह अधिकार उसी के पास था। तो घोड़े पे चढ़ने के समय सहायता देने की बात करते हुए उनके बीच के लगाव को अनुचित तरीके से पेश किया है। दूसरा देखते हैं, इब्न बतूता, जिसने रेहला नामक ग्रंथ लिखा। इब्न बतूता कहता है कि यह प्रेम जो था, कहता कि रजिया का याकूत के प्रति प्रेम अपराधात्मक था, यह ऑफेंसिव था, यह अपराधात्मक था। ठीक है, और जबकि इसामी कहता है, इसामी ने कहा कि रजिया का जो प्रेम है याकूत के प्रति, कहता है कि यह सही नहीं है। और वह कहता है कि रजिया का प्रेम जो था यह अनुचित था, यह संबंध जो था अनुचित संबंध था। इट वॉज जस्ट लाइक द इलिसिट लव अफेयर। ठीक है, और इसी बात की आलोचना करते हुए इसामी आगे कहता है कि वह एक महिला शासक के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर सकती है, उसमें बुद्धिमत्ता की कमी है, इसीलिए उसे शासिका के स्थान पे, शासन करने के स्थान पे चरखा चलाना चाहिए। तो चरखे चलाने की जो रजिया को चरखा चलाने की जो सिफारिश किया है वह इसामी ने कहा है। और चरखा शब्द का पहली बार प्रयोग भी इसामी के फुतूर सलातीन में ही प्राप्त होता है। महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है इतिहास जानने का। और इसमें ठीक है, इसामी का भी ग्रंथ काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। इसामी का ग्रंथ जो है, यह ग्रंथ दिल्ली सल्तनत का बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स भी है।
हाँ, इसमें न केवल यहाँ का इतिहास बल्कि आगे चल के हमको मोहम्मद तुगलक के बारे में, उनकी योजनाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह व्यक्ति जो था मोहम्मद तुगलक से बहुत नाराज़ भी रहता था, क्योंकि कहा था कि राजधानी परिवर्तन के समय में इसके जो ग्रैंडफादर थे उनकी एज 90 के आसपास थी, उनकी मृत्यु हो गई थी, इसीलिए उनसे बड़ा नाराज़ था। और इसीलिए उसने कह दिया कि मोहम्मद तुगलक इस्लामिक संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान मूर्ख आदमी है। ठीक है, और बड़ी आलोचना किया। और आगे चल के जब राजधानी रिट्रीट हुआ, वापस हुआ, तो नहीं आया और ये दक्षिण में चला गया। और वहीं पे जाके इसने अपनी किताब को वहीं पे उसने पब्लिश कराया है। इसीलिए अपने मन का जितना इसको हो पाया है मोहम्मद तुगलक की जम के आलोचना किया है। हाँ, तो वहीं पे इसने बहमनी साम्राज्य में जाके शायद वहीं पे उन्होंने अपना ग्रंथ समर्पित किया है। ठीक, आगे चर्चा करते हैं फिर। तो हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने रजिया के ऊपर ये सब जो आक्षेपण लगाए और रजिया की इसके कारण रजिया की उन्होंने आलोचना किया। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा सा और देखते हैं। इसके अलावा अगर थोड़ी सी और बात करें तो के निज़ामी जो हैं वर्तमान के इतिहासकार हैं, वे कहते हैं कि याकूत के प्रति जो रजिया का प्रेम था यह कोई गलत या अपराध नहीं था और वास्तव में रजिया जो थी वह इल्तुतमिश के उत्तराधिकारियों में सबसे ज़्यादा योग्य थी। थोड़ा सा रजिया का और इतिहास देखते हैं। फिलहाल रजिया लगातार शासन सत्ता संभाल रही। रजिया के काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना आई 1238 में। 1238 में मंगोलों के भय से जो गजनी और बामियान मतलब अफगानिस्तान के शासक थे ख्वारिज्म के सूबेदार थे मलिक हसन कालू मंगोलों के डर से वहाँ से भाग गए। मलिक हसन कालू 1238 में भाग गए और भाग के ये क्या हुए, ये रजिया के यहाँ आए और इन्होंने रजिया से मंगोलों के विरुद्ध सहायता मांगी। लेकिन रजिया को ये पता था कि जिस तरह से चंगेज़ खां के विरुद्ध ख्वारिज्म शाह को, जलालुद्दीन मकबनी को इनके पिता ने सहायता नहीं दिया था, ये समझ गई थी। और यह एक डिप्लोमेटिक नीति का पालन करते हुए इन्होंने क्या किया कि मलिक हसन कालू को मंगोलों के विरुद्ध सहायता तो नहीं दिया, लेकिन उनको बरन बुलंदशहर में है, उन्होंने बरन की जागीर इनको दे दिया। बरन बुलंदशहर की जागीर इनको दे दिया और कहा कि यहीं रहिए, खाइए पीजिए, हाँ, लेकिन सहायता नहीं दे पाएंगे। ठीक, तो ये आपका मतलब उन्होंने एक प्रकार से मंगोलों की समस्या को बचा लिया। कहा जाता है कि इसके पश्चात रजिया का लगातार विरोध चल ही रहा था। रजिया के फिर आगे चल के इस दौर में क्या होता है, लास्ट दौर में रजिया के खिलाफ अलग अलग जगह पे लोग जो थे तुर्की अमीर और जो रजिया की शासका के रूप में पसंद नहीं करते थे, क्योंकि रजिया जो आपका वो रजिया पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। रजिया पर्दे में नहीं रहती थी, जो कि इस्लाम में बहुत बड़ा अनिवार्य था महिलाओं के लिए। दूसरा, रजिया टोप लगाती थी, टोपी लगा के रजिया कुलाह पहन के, हाँ, ये सब रजिया जाती थी। तो ये सब जो थे, कुलाह मतलब होता है टोपी या पगड़ी, ठीक है, और कुलाह मतलब टोपी या पगड़ी, और उसके बाद होता है कुबा मतलब होता है कुर्ता। तो कुबा उबा जो महिलाओं के लिए मना था, कुबा और कुलाह, ये सब भी रजिया क्या करती थी, रजिया ये सब पहनती थी। तो ये लोग जो तुर्की और पर्दा प्रथा का त्याग करती थी, तो इसके कारण भी रजिया की बड़ी आलोचना किया गया। और इन्हीं सबसे प्रभावित होकर और कुछ तुर्की अमीर दल और विजातीय वर्ग की महत्वाकांक्षा के फलस्वरूप अन्य लोग जो थे प्रोत्साहित हुए और उन्होंने रजिया के खिलाफ एक बड़ा विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह में पहले लाहौर के कबीर खां अयाज, जिनको कहते हैं हजार मर्दा, तो कबीर खां अयाज या हजार मर्दा ने पहले रजिया के खिलाफ विद्रोह कर दिया। और उसके पश्चात भटिंडा के अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। और ठीक है, तो इन विद्रोहों को दबाने में कहा जाता है कि जब याकूत के साथ रजिया गई तो याकूत की उसी समय हत्या कर दी गई। तो याकूत की हत्या किसने किया, अल्तुनिया ने। किसने हत्या किया, अल्तुनिया ने इनकी हत्या करा दिया। अल्तुनिया कहाँ के थे, भटिंडा के। अल्तुनिया जो थे भटिंडा के थे, पंजाब में है भटिंडा, तो यहाँ पे थे। इसके बाद क्या होता है कि जब अल्तुनिया ने क्या किया, याकूत की हत्या करने के पश्चात अल्तुनिया ने रजिया को कैद कर लिया। जब रजिया वहाँ से कैद हो गई भटिंडा में, तो कहा जाता है कि उसी समय तुर्की अमीरों ने, यहाँ पर जो अभिजात उच्च वर्गीय अमीर उमरा वर्ग थे, उन लोगों ने क्या किया, दिल्ली सल्तनत में उन लोगों ने इनके रजिया के भाई
बहराम शाह को गद्दी बैठा दिया। बहराम शाह को गद्दी बैठा दिया। अब रजिया के हाथ से साम्राज्य निकल गया। अब रजिया के हाथ से जब साम्राज्य निकल गया तो रजिया ने फिर सोचा क्या करें, तो कहा था कि रजिया कैद हुई थी, तो रजिया ने अपने स्त्रियोचित गुण का प्रयोग करते हुए कहा जाता है कि रजिया जो अल्तुनिया से इनका संपर्क हुआ और रजिया ने क्या किया कि अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो कुछ लोग तो कहते हैं कि अल्तुनिया जो थे रजिया से पहले विवाह करना चाहते थे, और जैसा भी हो तो रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया। तो रजिया और अल्तुनिया का यहाँ से विवाह हो गया और दोनों ने मिलकर फिर क्या किया, दोनों ने मिलकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे अधिकार करने का प्रयास शुरू किया। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ रजिया और अल्तुनिया सफल नहीं हो पाए और एक दिन हरियाणा में जगह है कैथल, कहा जाता है एक दिन हरियाणा के कैथल के पास एक वृक्ष के नीचे आराम करते समय 13 अक्टूबर 1340 को, तो 13 अक्टूबर 1340 को रजिया और अल्तुनिया दोनों की हत्या जो है कुछ डाकुओं ने कर दिया, कुछ डाकुओं ने इनकी हत्या कर दिया। तो यहीं से रजिया का एपिसोड जो है समाप्त हो गया। तो रजिया की हत्या हो जाती है, ये कौन जगह है, कैथल में। अच्छा, अब आगे देखते हैं। रजिया की कब्र की अगर बात करें तो कहा जाता है कि रजिया की कब्र पर बड़ा विवाद है। कुछ लोग मानते हैं कि रजिया की जो कब्र है वह दिल्ली में है, कुछ लोग मानते हैं कि रजिया की कब्र जो है वो कैथल में ही है, और कुछ कहते हैं कि रजिया की कब्र जो है वह राजस्थान के टोंक में है, राजस्थान के टोंक में है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग मान्यता मिलती है। राजस्थान की जो टोंक जगह है, टोंक में रजिया और इथियोपियाई याकूत की कब्र होने की बात की जाती है, और उस पर लिखा गया, जो कब्र है उस पर लिखा गया है आपको है सल्तने हिंद रजिया है, उस पर लिखा है सल्तने हिंद रजिया है। यह जो है राजस्थान के टोंक में है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि रजिया और याकूत की कब्र है, रजिया और याकूत की कब्र यहाँ पे है, रजिया प्लस याकूत, ठीक है। तो ओवरऑल कुछ कहते हैं दिल्ली में, कुछ लोग कहते हैं कि संभवतः तीनों जगह पे है। ओवरऑल जैसा भी हो, ठीक है। तो रजिया का जो एक ट्रेजिक एंड होता है, यहाँ पे चल के आगे चर्चा करते हैं कि कुल मिला के हम यह कह सकते हैं कि रजिया का जो पतन हुआ या अंत हुआ वो अच्छा नहीं था। लेकिन रजिया के पतन के पीछे कारण क्या थे? अगर मिनहाजुल सिराज की बात करें तो मिनहाजुल सिराज कहता है कि रजिया में सभी गुण थे, वह बुद्धिमान थी, कुशल शासिका थी, कुशल संचालिका थी, सब कुछ थी, लेकिन उसका स्त्री होना उसके सब गुणों को खत्म कर देता था। उसका स्त्री होना ही उसका एकमात्र अपराध था। मिनहाजुल सिराज का महत्वपूर्ण कथन है कि रजिया के सभी गुण थे, लेकिन उसका स्त्री होना ही सबसे बड़ा अवगुण था। यह कथन किसका है? यह कथन आपका मिलता है मिनहाजुल सिराज का, तबकात नासरी में। यह उसी बात की याद दिलाता है जैसे एक बहुत बड़ी फेमस हिस्टोरियन है, फेमिनिस्ट हिस्टोरियन है साइमन दबुआ, जिन्होंने एक किताब लिखा, उनका नाम है द सेकेंड सेक्स। इसमें उनका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि कहते हैं कि वीमेंस आर नॉट बॉर्न बट मेड, वीमेंस आर नॉट बॉर्न बट मेड। वो कहती हैं कि स्त्री पैदा नहीं होती, बनाई जाती है। स्त्री पैदा नहीं होती बल्कि बनाई जाती है। तो रजिया के गुणों के संदर्भ में भी यही कमेंट हमको देखने को मिलता है कि रजिया में सब गुण थे, लेकिन स्त्री होने के लिए ही उनको शासिका न मान के उनको स्त्री बनाने का ही प्रयास तुर्की अमीरों ने किया। आगे देखते हैं दूसरा बात कि अगर हम हबीबुल्ला की बात करें, हबीबुल्ला जिन्होंने फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम एम्पायर इन इंडिया लिखा, वे कहते हैं फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम रूल इन इंडिया, वे कहते हैं कि रजिया की जो असफलता है या उसके पतन के पीछे एकमात्र जो रीजन है वह तुर्की अमीर वर्ग या अभिजात वर्ग, जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास थे, अमीर उमरा वर्ग थे, उनकी महत्वाकांक्षा थी। और वास्तव में यही ज़्यादा उचित प्रतीत होता है कि जो तुर्कियों की महत्वाकांक्षा थी, ठीक है, यही जो महत्वाकांक्षा है
यह इनके पतन का मूल कारण बनी, क्योंकि रजिया को ये लोग अंतिम तक, लास्ट तक स्वीकार नहीं कर पाए एक शासक के रूप में, और इसीलिए रजिया के खिलाफ लगातार षड्यंत्र करते रहे। अगर शायद तुर्की अमीर वर्ग, उमरा वर्ग, जिसे आप अरिस्टोक्रेटिक क्लास कहते हैं, अगर अभिजन वर्ग का समर्थन सही से व्यापक रूप से मिला होता, जैसे कि इल्तुतमिश को मिला, तो निश्चित तौर से रजिया एक महान शासिका के रूप में और बड़ी महान शासिका बनती, और एक महान शासिका के रूप में उसके व्यक्तित्व कृतित्व में और बहुत कुछ विकास होता। ओवरऑल आगे चर्चा करते हैं। सतीश चंद्रा कहते हैं कि रजिया की मृत्यु और बलबन के उत्थान के बीच का जो समय है वह अमीरों और सुल्तानों के बीच सतत संघर्ष का काल है। सतीश चंद्रा का बड़ा फेमस स्टेटमेंट है, याद देखिएगा, आ सकता है आपको। सतीश चंद्रा कहते हैं कि रजिया के पतन और बलबन के उत्थान के बीच, तो ये आपका है सतीश चंद्रा का स्टेटमेंट है। रजिया के पतन और बलबन के उत्थान के बीच का जो कालखंड है उसे उन्होंने कहा है अमीरों व सुल्तानों के बीच, अमीरों व सुल्तानों के बीच सतत संघर्ष का काल कहा है, सतत संघर्ष का काल कहा है। जबकि एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं, तुगलक वंश को वजीरों का स्वर्णकाल कहते हैं, वजीरों का स्वर्णकाल कहते हैं। जबकि अलाउद्दीन खिलजी के समय को अमीरों व अधिकारियों का नर्क काल कहते हैं। ठीक है। और जहाँ मुगल काल में जहांदार शाह के शासनकाल को कहते हैं, जहांदार शाह के शासनकाल को कहते हैं गवैयों और नर्तकियों का काल। ठीक है, क्या आपके हैं, नर्तकियों और गवैयों का काल है। ठीक, चलिए ओके। तो चलिए, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। यहाँ तक हम लोगों ने रजिया के संदर्भ में देखा, महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त किया। आगे अब हम लोग फिर किसी अन्य रेलेवेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन।